सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। आप इसे लोकतंत्र कहते हैं। नंदीग्राम के एक पोलिंग बूथ में ममता बनर्जी को धरना देना पड़ा। अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री को धरना देना पड़ा क्योंकि उनका यह आरोप था कि उनके पोलिंग एजेंट को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, आज चूंकि दूसरे चरण के मतदान में नंदीग्राम में भी चुनाव हो रहा है और यह मुकाबला अपने आप में सुपरहिट मुकाबला है। इन तस्वीरों को देखिए। ममता बनर्जी बैठी हुई हैं एक पोलिंग बूथ के सामने और फोन पर बात कर रही हैं राज्य के राज्यपाल के साथ कि किस तरह से मेरे पोलिंग एजेंट को घुसने नहीं दिया जा रहा है, और यह अपने आप में अप्रत्याशित है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी नहीं है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र एक छलावा है, और उसके बाद जो ड्रामा होता है ना दोस्तों, वो बहुत नाटकीय है। एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक आप देखिए होता क्या है। जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि ममता बनर्जी वहां हैं, तो गांव का एक बहुत जबरदस्त हुजूम वहां पहुंच जाता है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं और वहां पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थक भी हैं। यह देखिए, यहां पर इस तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के समर्थक यहां दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में यहां बीजेपी के समर्थक दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी उस पोलिंग बूथ के अंदर फंस जाती हैं, और वो जैसे ही फंसती हैं तभी अर्धसैनिक बलों को वहां घुसना पड़ता है। अब इन तस्वीरों में देखिए दोस्तों, किस तरह से अर्धसैनिक बल की जो टुकड़ियां हैं वो पोलिंग बूथ के अंदर घुसती हैं और ममता बनर्जी को वहां से निकालकर बाहर लाती हैं। करीब 1.5 घंटे तक ममता बनर्जी इसी पोलिंग बूथ में फंसी रहती हैं। दोस्तों, बहुत जबरदस्त ड्रामा हो रहा है नंदीग्राम में, और जैसे मैं लगातार आपसे कह रहा हूं, मुकाबला बहुत दिलचस्प है और अभी भी कोई यह नहीं कह सकता कि नंदीग्राम में कौन जीतने वाला है। मगर दोस्तों, यह तस्वीर एक बात साबित करती है कि इस वक्त इस देश में जितने भी राजनेता हैं, उनमें ममता बनर्जी जैसा मादा, उनके जैसा हौसला जो कि एक पॉलिटिकल फाइटर में होता है, वैसा बिल्कुल नहीं है। ममता बनर्जी दोस्तों कहने को एक मुख्यमंत्री हैं, मगर अब भी जमीन पर हैं। वो जानती हैं कि उनके सामने एक बहुत जबरदस्त चुनौती है, मगर फिर भी वो जमीन में हैं और वो लगातार मुकाबला कर रही हैं। वो जानती हैं पूरा प्रचार तंत्र उनके खिलाफ है। वो जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम स्टार प्रचारक हैं, मगर वो एक इकलौती हैं और वो लगातार लड़ाई कर रही हैं। ये अपने आप में बता रहा है। और नंदीग्राम में आज के दिन जबरदस्त ड्रामा हुआ दोस्तों। ये तस्वीर देखिए। इंडिया टीवी के जो वैन पर पथराव हुआ, यही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने यह दावा किया कि उन पर भी हमला किया गया। और जैसे कि आप इस खबर में देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पोलिंग बूथ्स पर कब्जा करने की कोशिश की। यानी कि हर तरह का मसाला आप नंदीग्राम के इस मुकाबले में देखेंगे। मगर दोस्तों, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अपने आप में बहुत दुखद है, कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के मुकाबले को पूरी तरह से सांप्रदायिक करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है, और बेशर्मी से सांप्रदायिक करने की कोशिश की जा रही है, बेशर्मी से कम्युनल करने की कोशिश की जा रही है। इनको यह भी परवाह नहीं है कि आप माहौल को कम्युनल करेंगे तो उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। और इसकी अगुवाई कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज जयनगर में इनकी सभा थी, और जयनगर की सभा में इन्होंने क्या कहा कि ममता दी को जय श्री राम पर क्यों आपत्ति है, चोटी वालों पे क्यों आपत्ति है। वो चाहें तो किसी एक वर्ग का वोट हासिल कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है, मगर जय श्री राम पर आपको क्या आपत्ति है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, और फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं, क्योंकि इसको लेकर मेरे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़े। साथियों, ममता दीदी को जय श्री राम के आह्वान से दिक्कत है, ये पूरा बंगाल पहले से जानता है। ममता दीदी को दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत रही है, ये भी पूरा बंगाल पहले से जानता है। लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को
भगवा वस्त्र से दिक्कत है और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। ममता दीदी, आपको वोट के लिए किसी को खुश करना है तो ये आपका अधिकार है, आप जरूर करिए। आपको मुझे गाली देनी है, जरूर देते रहिए। प्रधानमंत्री, आप कहते हैं ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे पर क्यों आपत्ति है, मगर मैं आपसे और भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको किसने अधिकार दिया है जय श्री राम के नारे का राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, राम तो शांति के प्रतीक है ना, तो आपको किसने अधिकार दिया मेरे राम का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने के लिए? मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ममता बनर्जी जो हैं वो बैठी हुई हैं अपने व्हीलचेयर में और वो सड़क से होती हुई अपने जो है उसमें जा रही हैं, रोड शो में, और फिर भारतीय जनता पार्टी के उग्र कार्यकर्ता बिल्कुल उनके साथ से गुजरते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। यहां पर ममता बनर्जी को चोट भी लग सकती है। आप ये वीडियो देखिए दोस्तों और फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जय श्री राम का नारा तो हम सबको बांधना चाहिए, तो फिर आप उग्र होकर ये नारे क्यों लगाते हैं? सामने वाले को ताना देने के लिए नारे क्यों लगाते हैं? और सबसे बड़ी बात, आपको किसने अधिकार दिया इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए? भगवान राम इस पूरे देश के हैं, भगवान राम इस पूरे देश के, आपको किसने अधिकार दिया है कि आप उसका राजनीतिक इस्तेमाल करें? आप 90 के दशक से उनका इस्तेमाल राजनीति के तौर पर करते आए हैं। भूल गए आप कि अडवाणी जी ने राम रथ यात्रा क्यों शुरू की थी? अडवाणी जी ने राम रथ यात्रा इसलिए शुरू की थी क्योंकि बकौल जॉर्ज फर्नांडिस, अडवाणी जी ने उनसे कहा था कि जॉर्ज, वीपी सिंह यानी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह मंडल कमीशन लेकर आ गए हैं, अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, बस अब मुझे राम रथ यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं उस वक्त कॉलेज में था, मेरी भी भावनाएं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई थी, मगर फिर मैंने देखा कि यह राम रथ यात्रा जहां से गुजर रही है वहां दंगे हो रहे हैं, वहां लोग मारे जा रहे हैं, और फिर लालू प्रसाद यादव ने उस राम रथ यात्रा पर लगाम लगाई थी, जिसके बाद दंगों का वो सिलसिला थमा। मगर 1990 से लेकर 93 तक, जब तक मुंबई में बम धमाके नहीं हुए, उस 3 साल में करीब 3000 लोग मारे गए थे, जिसमें बाबरी का गिराया जाना भी था। राम से मेरे भी आध्यात्मिक जुड़ाव हैं, मगर मैं उनके राजनीतिक इस्तेमाल के बिल्कुल खिलाफ हूं, और भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ उनका राजनीतिक इस्तेमाल करती है, बल्कि तुम माहौल को भड़का रहे हो, और यह अधिकार तुम्हें किसी ने नहीं दिया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्तिहान है पश्चिम बंगाल के भद्रलोक का, वहां की जनता का, कि क्या उनका वोट घोर सांप्रदायिक नीति पर पड़ेगा। देखिए, अगर आपका वोट टीएमसी के दबंगई के खिलाफ है तो बात समझ आती है, मगर अगर आपका वोट धार्मिक उन्माद पर है, समाज को बंटवारा पैदा करने से जुड़े सोच को लेकर है, जो कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि किस सूरत में सियासत हो सकती है, सकारात्मक सियासत हो सकती है। प्रधानमंत्री ने जयनगर में अपने भाषण में यह भी कहा कि ममता दीदी को इस बात पर भी आपत्ति है कि पहले चरण के मतदान में मैं बांग्लादेश गया था और जाशोरेश्वरी मंदिर में जो है मैंने शीश झुकाया था। नहीं मोदी जी, ममता बनर्जी को या मेरे जैसे पत्रकारों ने जब यह सवाल उठाया था, जब हमने आप पे सवाल नहीं उठाया था, आपको तो पूरा अधिकार है क्योंकि आप एक राजनेता हैं, हमने सवाल उठाया था चुनाव आयोग पर, हमने सवाल उठाया था न्यूज चैनल्स पर। मैंने उनसे सवाल यह किया था कि जैसा कि आपने केदारनाथ बद्रीनाथ में किया था, आप दिन भर वहां ध्यान करते रहे थे, तमाम न्यूज चैनल्स उसी तस्वीर को दिखा रहे थे, जबकि देश की जनता वोटिंग कर रही थी। यह देश की जनता पर असर डालने का एक प्रयास नहीं तो और क्या है।
आपके जाशोरेश्वरी जाने पर किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात को है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद लेता है किस तरह से आचार संहिता का कथित तौर पर उल्लंघन किया जाता है। आपत्ति इस बात पर होनी चाहिए प्रधानमंत्री। आप अगर जाशोरेश्वरी वाले अपनी यात्रा को सांप्रदायिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, धार्मिक तौर पर लोगों को बरगलाने के लिए, उन्हें भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं, तो यह सियासत कैसी है? और यही नहीं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि शुभेंदु अधिकारी जिनका मुकाबला ममता बनर्जी से, उनकी जुबान बद से बदतर होती जा रही है। इस तस्वीर में देखिए, उन्होंने यह तक कह दिया है कि ममता आंटी हुड़दंग ना करें, उनके कार्यकर्ता हुड़दंग ना करें। आंटी बोल रहे हैं अब आप उन्हें, इतने बौखला गए हैं। कुछ दिनों पहले आप ये कह रहे थे कि अगर टीएमसी जीत गई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। टीएमसी की जो पश्चिम बंगाल के चुनाव जो है, अगर पश्चिम बंगाल की हालत जो है कश्मीर जैसी हो जाएगी, पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। अब आप ये अंटी वंटी सब पर आ गए हैं। दिलीप घोष ने तो तमाम हदों को पार कर दिया है। बरमूडा पहना रहे थे एक बुजुर्ग महिला को। क्या सोच है भाई। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, संजय कुमार जो कि एक सेफोलॉजिस्ट हैं, सीएसडीएस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बयान दिया है। उनका यह कहना है कि शुभेंदु अधिकारी का जो बयान या उनकी जो बोली लगातार बिगड़ रही है, वो इस बात का प्रमाण है कि शुभेंदु अधिकारी हार रहे हैं नंदीग्राम में। वैसे मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि सेफोलॉजिस्ट कई बार गलत हुए हैं, तो मैं इस वक्त किसी की बात पर विश्वास नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, यह अपने आप में बहुत ही विचित्र मुकाबला है। आपको मैं लगातार अपने कार्यक्रमों में, बेबाक में लगातार बता रहा हूं कि क्यों यह विचित्र है। और सबसे बड़ी बात, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में सांप्रदायिकरण की आग लगाई जा सकती है, उसका तड़का लगाया जा सकता है। चलिए आग ना सही, अभी इस वक्त आग नहीं लगी है, मगर उसका तड़का लगाया जा रहा है, और बहुत ही तीखा तड़का लगाया जा रहा है, और कई जगह पर इसका असर भी हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था, मगर हो रहा है। इसलिए ये चुनाव जो हैं बहुत विचित्र हैं। मगर आज कुछ और सवाल है मेरे, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी यह भी कह रही है कि विकास के लिए बहुत जरूरी है डबल इंजन की सरकार। आज मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि बाकी राज्यों में जो आप डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, वहां पर आपने कौन सा कमाल कर दिया? इस खबर को देखिए। विजय रूपाणी, गुजरात के सीएम, किसी ऐरे गहरे राज्य के नहीं, गुजरात के सीएम क्या कह रहे हैं कि ना मुझे 2018 में सूखे के लिए पैसा मिला केंद्र से, और ना 2020 में बाढ़ के लिए पैसा मिला केंद्र से। तो यह तो हालत है गुजरात की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब गुजरात केंद्र सरकार से शिकायत कर रहा है, तो पश्चिम बंगाल के कौन से अच्छे दिन आ जाएंगे? यहां कैसे सोनार बंगला बन जाएगा? और यह भूल जाइए दोस्तों, योगी आदित्यनाथ हालांकि तमिलनाडु में है, केरल में है, आजकल लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार की जब हम बात करते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए। जिस दिन योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसके उन 24 घंटों में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में दोस्तों? लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे। क्योंकि क्या हुआ, आगरा के अंदर 18 साल की एक औरत का बलात्कार होता है, वो भी उसके पति के सामने। 3 लोग उसका बलात्कार करते हैं। गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ का गढ़, वहां पर एक दुकानदार और उसके सहयोगी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। खुलेआम लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर मजाक चल रहा है उत्तर प्रदेश में। इसके सामने वो कौन सी वेब सीरीज है, मिर्जापुर, वो शर्मा जाए। और फिर ये लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी की बात करते हैं। मिर्जापुर, तांडव, सेक्रेड गेम्स, इन सीरीज पर ये लोग पाबंदी की बात करते हैं। यूपी में क्या हो रहा है भाई? तो डबल इंजन की सरकार तो वहां पर भी है, वहां क्या हुआ बताइए? तो जो आप पश्चिम बंगाल की जनता को बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, मुझे प्रमाण दीजिए कि अगर वाकई आप सत्ता में आ गए तो लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल के मोर्चे पर वाकई कुछ हो पाएगा। और मुझे सबसे अच्छी हास्यास्पद बात लगी, प्रधानमंत्री इस बयान में कहते हैं कि ममता बनर्जी को दूसरे राज्य की जनता का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, यह संविधान के खिलाफ है।
संविधान जैसे शब्द बीजेपी के मुंह से तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आपने दिल्ली में क्या किया? दिल्ली में 70 विधायकों की विधानसभा है। आज आपने अरविंद केजरीवाल सरकार के जो तमाम अधिकार हैं उसे खत्म कर दिया। अब वहां पर सरकार का मतलब राज्यपाल है, उपराज्यपाल है। तो संविधान की तो कृपया बात ना करें। जिस तरह से आपने 3 किसानों के बिल को पारित किया राज्यसभा में, मजाक बना दिया आपने। तो सवाल यहां पर यही पैदा होता है कि कृपया संविधान की दुहाई तो आप बिल्कुल ना दें, क्योंकि आपको शोभा नहीं देता जब आप संविधान की बात करते हैं। आपको मैं ढेरों मिसाल दे सकता हूं। यह कार्यक्रम का मैं अमूमन इस कार्यक्रम को 20 मिनट में खत्म करता हूं। 2 घंटे लग जाएंगे मुझे यह बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का बार बार क्या मजाक उड़ाया है, जनादेश का आपने क्या क्या मजाक उड़ाया है। बताऊं मैं आपको आपने क्या किया मध्य प्रदेश में, मणिपुर में, गोवा में। क्या मजाक करते हैं आप? दोस्तों, चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या से क्या नहीं करती वो मैं आपको आगे बतलाने वाला हूं। मगर योगी जी की हम बात कर ही रहे हैं, तो योगी जी ने एक चुनावी सभा में यह कहा कि किस तरह से औरतों को हम सम्मान दिलाएंगे। केरल में उनका भाषण है और यहां औरतों को सम्मान की बात कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा और फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके की सरकार आने पर मातृशक्ति के सम्मान की रक्षा की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले जो अपने अभियान जारी किए थे उनमें से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी उसी का हिस्सा था। योगी जब आपने ये बात कही थी ना, कुछ चेहरों पर आप गौर कर लेते। कुलदीप सिंह सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, हाथरस की गुड़िया के साथ क्या क्या हुआ था, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपके बर्ताव पर, आपकी सरकार के बर्ताव पर, आपके जो तमाम नौकरशाहों के बर्ताव पर क्या टिप्पणी की थी, उस पर गौर कर लीजिएगा। तब आपको शोभा देता है इस तरह के बयानात देना। मगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जीतने के लिए ये लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अब तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है। चुनाव के बीचों बीच इन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलेगा। अरे उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री, आप इतने गंभीर मुद्दों पर खामोश रहते हैं, मगर चूंकि तमिलनाडु में चुनाव चल रहा है इसलिए आप उनको बधाई दे रहे हैं। हमारे योगी जी भी उनको बधाई दे रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी करती है और बेशर्मी से करती है। और सबसे बड़ी बात, इस चीज पर गौर कीजिएगा दोस्तों, आप जानते हैं ना कल इन्होंने क्या फैसला किया था? छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने का जो इन्होंने फैसला किया था, याद है आपको? 24 घंटे के अंदर अगले दिन सुबह निर्मला सीतारमण कहती हैं, नहीं, हम अपने इस फैसले को वापस ले रहे हैं, हमने बहुत गलती से फैसला ले लिया था। केंद्र में यह सरकार इस तरह से चलती है, इतने बड़े बड़े फैसले ले लिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जब इतना बड़ा फैसला करते हो ना, तो उसके पीछे पूरी एक सोच चलती है, सरकार की सोच। तमाम नौकरशाह बैठते हैं, एक्सपर्ट्स चलते हैं। इन्होंने क्या किया? छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर को घटा दिया। फिर बाद में जब हाहाकार हुआ तब इन्होंने उसे वापस भी ले लिया अगले दिन ही। इस तरह से सरकार चलती है। केंद्र में ये लोग इस तरह से सरकार चला रहे हैं और अब ये पश्चिम बंगाल के अंदर डबल इंजन की सरकार लाना चाहते हैं। दोस्तों, वोट किसे भी पड़े, कल को अगर पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी को 200 सीटें भी दे देना, तो जाहिर सी बात है वो उस तरह की सियासत चाहते हैं। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी से यह उम्मीद करता हूं कि आप दुनिया की सबसे धनी पार्टी हो, कृपया राजनीतिक सोच के लिहाज से थोड़ी खुली सोच रखिए। एक अच्छा मॉडल दीजिए गवर्नेंस का। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं इस पूरे प्रचार, इस पूरे चुनाव के दौरान आपने ममता बनर्जी के खिलाफ सुपारी दे रखी थी मीडिया को। सबूत आपको देना चाहता हूं, यह देखिए, जी न्यूज और आज तक दोनों गोत्र पर डिबेट कर रहे हैं, और दोनों का जो डिबेट का आप शीर्षक देख रहे हैं लगभग एक से हैं। ऐसे पत्रकारों से डिबेट्स कराए जाते हैं जो कि जिनकी जगह जो है वो कारावास में है, जो समाज के अंदर नफरत फैलाते हैं। ताल ठोको, मगर दिक्कत यह है कि तुम्हारी रीढ़ कहां है? हिम्मत है ताल ठोकने की उन लोगों के खिलाफ जिनके हाथ में ताकत है?
तो इस तरह की तो सुपारी इन्होंने दे रखी है ममता बनर्जी के खिलाफ। तो मैं आपसे यही समझना चाहता हूं, और ये बार बार मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी के लिए और बीजेपी के बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड कहां है, बराबरी का मुकाबला कहां है। मगर हां, फैक्ट यह भी है कि ममता बनर्जी चिंतित हैं। नंदीग्राम के अंदर जो पूरा बर्ताव है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से पिछले 3 दिनों से वो नंदीग्राम तक सीमित है। देखिए, आप ना भूलें, ममता बनर्जी पूरे तृणमूल कांग्रेस का एकमात्र ब्रांड है, एकमात्र चेहरा है, और वो पिछले 2 या 3 दिनों से नंदीग्राम तक सीमित हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चतुर राजनीतिक सोच से इस तरह से ममता बनर्जी को फंसा दिया है। मगर फिर भी दोस्तों, मेरी नजर रहेगी 2 मई को। देखना होगा कि इस मुकाबले का क्या नतीजा होता है, और यकीनन इसका जो भी परिणाम आता है, देश में आने वाला वक्त और उसकी दिशा ये चुनाव के नतीजे तय करने वाले हैं। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।